हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे और साथ ही साथ पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से चल रही होगी आप लोगों की। इसके पहले मैंने एक वीडियो डाला था ज्योग्राफी वाला, जो कि मैंने अभी कंप्लीट नहीं किया, तो मैंने सोचा उसको कंप्लीट करेंगे, साथ ही साथ हम लोग हिस्ट्री को भी लेते चलते हैं। तो सोचा थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 जो बुक है उसका 3rd चैप्टर किनशिप कास्ट एंड क्लास, इसको स्टार्ट कर दिया जाए। इसको और ज्योग्राफी को साथ साथ लेते चला जाएगा एंड देन फिर बढ़ा जाएगा पॉलिटिकल साइंस की तरफ। बहुत ही कम टाइम है, बहुत जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है। और NCBSE वालों का तो अब बहुत अच्छा हो गया है, फिर से वही समेटिव 1 समेटिव 2 वाला आ गया है, तो वो तो बहुत अच्छा हो गया आप लोग के लिए। आधा पढ़िए फिर आधा वाले का केवल एग्ज़ाम दीजिए। बट बिहार बोर्ड वालों के लिए वही है, पूरा पढ़ना है। फरवरी में एग्ज़ाम है, सो जल्दी जल्दी करना होगा। पूरा जनवरी आप सिलेबस जो है हमें जनवरी से पहले कंप्लीट करना होगा। ये बिहार बोर्ड वालों के लिए मैं कह रही हूँ, बिकॉज जनवरी पूरा रिवीजन के लिए रख दिया जाएगा। उसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, नोट्स वगैरह, 1 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 1 वर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो सब डिस्कस करेंगे। दिसंबर तक हमें पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, इसलिए बिना देरी किए फटाफट से शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप ऐसी वीडियोस और देखते जाएं, समझते जाएं। फ्रेंड्स, ये है हमारा चैप्टर 3 किनशिप कास्ट एंड क्लास, जिसका कि मतलब होता है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, अर्ली सोसाइटीज़ यानी कि आरंभिक समाज। एंड इसका टाइम पीरियड है 600 BCE से लेके 600 CE तक, यानी कि 600 ईसा पूर्व से लेके 600 ईस्वी तक। अब हम लोग इसको पढ़ना शुरू करेंगे यहाँ से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ, और समझेंगे कि ये चैप्टर आखिर कहना क्या चाहता है, इसमें है क्या। In the previous chapter, we saw that there were several changes in economic and political life between 600 BCE and 600 CE। यानी कि इसके पहले जो चैप्टर में यानी कि पिछले अध्याय में हम सब ने पढ़ा कि लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के मध्य आर्थिक और राजनीतिक जीवन में बहुत सारे परिवर्तन हुए, बहुत सारे वहाँ पे चेंजेस आए। Some of these changes influence societies as well. For instance, the extension of agriculture into forested areas transformed the lives of lives of forest dwellers. Craft specialists often emerged as distinct social groups. The unequal distribution of wealth sharpened social differences. और इनमें से कुछ परिवर्तनों ने समकालीन समाज पर अपना प्रभाव छोड़ा। उदाहरण के रूप में वन क्षेत्रों में कृषि का विस्तार हुआ, जिससे कि जो वहाँ के रहने वाले लोग थे उनकी जीवन शैली में कुछ परिवर्तन आए। शिल्प विशेषज्ञों को एक विशिष्ट सामाजिक समूह का उदय हुआ तथा संपत्ति के असमान वितरण ने सामाजिक विषमताओं को अधिक प्रखर बनाया। मतलब इकोनॉमिक डिफरेंसेस हुए, सोशल डिफरेंसेस हुए। यही बता रहा है कि इसमें किस तरह के चेंजेस आए इस टाइम पीरियड में, 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक। और एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आप लोगों से कि जब भी आप लोग मेरे चैनल पर पढ़ें तो अपने साथ बुक्स ज़रूर खोल के बैठें, बिकॉज अगर आप बुक्स खोल के बैठेंगे तो मैं जैसे जैसे लाइन बाई लाइन पढ़ाऊँगी आप लोग को भी वैसे ही लाइन बाई लाइन अपने बुक्स में देखना है और आपको अच्छे से समझ आएगा। वैसे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ऐसे हो सकता है कभी आपका ध्यान इधर उधर चला जाए तो आपको मिल ना पाए कौन सा लाइन में पढ़ रही हूँ, और हमेशा मैं फिंगर रख के पढ़ा नहीं सकती। आप लोग से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, ये आप लोग के लिए ही हेल्पफुल रहेगा। चलिए नेक्स्ट पैरा पे चलते हैं। Historians often use textual traditions to understand these processes. इतिहासकार इन सब प्रक्रियाओं को समझने के लिए प्रायः साहित्यिक परंपराओं का उपयोग करते हैं। Some texts lay down norms of social behavior, others describe and occasionally comment on a wide range of social situations and practices. कुछ ग्रंथ सामाजिक व्यवहार के मानदंड तय करते हैं तथा कुछ अन्य ग्रंथ समाज का चित्रण करते थे और कभी कभी समाज में मौजूद विभिन्न रिवाजों पर अपनी टिप्पणी भी प्रस्तुत करते थे। We can also catch a glimpse of some social actors from inscriptions. अभिलेखों से हमें समाज के कुछ ऐसे ऐतिहासिक अभिनायकों की झलक मिलती है। As we will see, each text and inscription was written from the perspective of specific social categories. हम देखेंगे कि प्रत्येक ग्रंथ और अभिलेख किसी समुदाय विशेष के दृष्टिकोण से लिखा जाता था। मतलब जो लिखते होंगे वो अपनी तो बुराई करते नहीं होंगे, अपने बारे में कुछ अच्छा लिखते होंगे, उनके टाइम पे क्या रिचुअल्स थे, क्या कुछ सामाजिक तनाव थे, ये सब वो अपने इंस्क्रिप्शंस में डिस्क्राइब करते होंगे। तो वो मेनली उसी समुदाय पे बेस्ड रहता होगा,
और किसी के बारे में तो वो लिखेंगे नहीं। तो और ऐसे इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, वैसे उसी से इतिहासकारों को पता चलता है कि उस टाइम कैसी सब परंपराएं थी, कैसे वहाँ की रहन सहन थे, कैसे रिचुअल्स फॉलो किए जाते थे। सो वी नीड टू कीप इन माइंड हु कंपोज्ड व्हाट एंड फॉर होम। तो अब इसीलिए हमें ये याद रखना ज़रूरी हो जाता है कि ये ग्रंथ किसने लिखे और उसमें क्या लिखा गया और किसके लिए इसकी रचना हुई, मतलब किसके लिए लिखा गया। वी ऑल्सो नीड टू कंसिडर द लैंग्वेज यूज्ड एंड द वेज इन विच द टेक्स्ट सर्कुलेटेड। और साथ ही साथ इस बात पर भी ध्यान देना जरूरी है कि इन ग्रंथों की रचना में किस भाषा का प्रयोग हुआ तथा इसका प्रचार प्रसार किस तरह से हुआ। Used carefully, text allow us to piece together attitudes and practices that shape social histories. यदि हम इन ग्रंथों का प्रयोग सावधानी से करें तो समाज में प्रचलित आचार व्यवहार और रिवाजों का इतिहास लिखा जा सकता है। ये हमारा नेक्स्ट पैरा। In focusing on the Mahabharata, a colossal epic running in its present form into over 100,000 verses with depictions of a wide range of social categories and situations, we draw on one of the richest texts of the subcontinent. उपमहाद्वीप के सबसे समृद्ध ग्रंथों में से एक है महाभारत। इसका विश्लेषण करते हुए हम अपना ध्यान एक ऐसे विशाल महाकाव्य पर केंद्रित कर रहे हैं जो अपने वर्तमान रूप में 1,00,000 श्लोकों से अधिक और विभिन्न सामाजिक श्रेणियों व परिस्थितियों का लेखा-जोखा है। It was composed over a period of 1,000 years, 500 BCE onwards, and some of the stories it contains may have been in circulation even earlier. तो इस ग्रंथ की रचना 1000 वर्ष तक होती रही, मतलब कि लगभग 500 ईसा पूर्व से। इसमें निहित कुछ कथाएं तो इस काल से पहले की भी प्रचलित थीं। The central story is about two sets of warring cousins. The text also contains sections laying down norms of behaviors for various social groups. इस ग्रंथ के कुछ भाग मुख्य जो कथा थी वो दो परिवारों के बीच हुए युद्ध का चित्रण था। जैसे कि महाभारत के बारे में सब कोई जानते होंगे, पांडव और कौरव के बीच में युद्ध हुआ था। ये तो कोई भी जानता होगा इसके बारे में, महाभारत के बारे में। तो उसी के बारे में यहाँ बता रहा है कि महाभारत की मुख्य कथा दो परिवारों के बीच हुए युद्ध का चित्रण है, यह दो भाइयों के बीच। इस ग्रंथ के कुछ भाग विभिन्न सामाजिक समुदायों के आचार व्यवहार के मानदंड तय करते हैं। The text also contains sections laying down norms of behaviors. ये तो हमने पढ़ लिया। Occasionally, though not always, the principal characters seem to follow these norms. What does conformity with norms and deviations from there signify? यदा कदा किंतु हमेशा नहीं, इस ग्रंथ के मुख्य पात्र इन सामाजिक मानदंडों का अनुसरण करते दिखाई पड़ते हैं। मानदंडों का अनुसरण व उनकी अवहेलना क्या इंगित करती है, ये क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है। यहाँ पे एक बगल में पिक्चर दिया हुआ है, मैं आप लोग को वो दिखा देती हूँ, वो क्या है वो भी बता देती हूँ। ये एक महाभारत का दृश्य है। मृण्मयी मूर्ति कला, ये मूर्ति बनाई गई है, पश्चिम बंगाल की है, लगभग ये 17वीं शताब्दी की है। और इसमें एक महाभारत का दृश्य दिखाया जा रहा है आपको। हाथी घोड़े तीर धनुष दिख ही रहा होगा। ये देखिए, ये तीर धनुष है, इधर हाथी है। फोटो क्लियर नहीं है एक्चुअली बुक में। और यहाँ पे वो तीर रखने के लिए है, मे बी ये रथ है, ऐसा ही कुछ दिखा रहे हैं। और ये है ए टेराकोटा स्कल्पचर डिपिक्टिंग अ सीन फ्रॉम महाभारत, वेस्ट बंगाल, 17th सेंचुरी। सो ये है हमारा फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का, द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत, यानी कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण। इसको भी फटाफट से पढ़ते समझते इसमें आखिर है क्या इस टॉपिक में। One of the most ambitious projects of scholarship began in 1919 under the leadership of a noted Indian Sanskritist V.S. Sukthankar. 1919 में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान V.S. सुक्थांकर के नेतृत्व में एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हुई। सो ये 1 मार्क्स में आ सकता है, कब शुरुआत हुई थी, तो 1919 में। और नाम भी आ सकता है V.S. सुक्थांकर। A team comprising dozens of scholars initiated the task of preparing a critical edition of Mahabharata. अनेक विद्वानों ने मिलकर महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का जिम्मा उठाया। What exactly did this involve? इससे जुड़े क्या क्या कार्य थे? Initially, it meant collecting Sanskrit manuscripts of the text written in a variety of scripts from different parts of the country. आरंभ में देश के विभिन्न भागों से विभिन्न लिपियों में लिखी गई महाभारत की संस्कृत पांडुलिपियों को एकत्रित किया गया, और यही इसका मतलब शुरुआती
जो ये प्रोसेस था, इसका शुरुआती जो स्टेज था, उसमें यही किया गया कि पूरे कंट्री में से जहाँ जहाँ महाभारत के बारे में कुछ कुछ लिखा हुआ था, संस्कृत इंस्क्रिप्शंस, टेक्स्ट, स्क्रिप्ट्स, उनको कलेक्ट किया गया. The team worked out a method of comparing verses from each manuscript. परियोजना पर काम करने वाले विद्वानों ने सभी पांडुलिपियों में पाए जाने वाले श्लोकों की तुलना करने का एक तरीका ढूंढ निकाला. Ultimately, they selected the verses that appeared common to most versions and published these in several volumes running into over 13,000 pages. अंततः उन्होंने उन श्लोकों का चयन किया जो लगभग सभी पांडुलिपियों में पाए गए थे, मतलब जो सब में सेम थे, कॉमन थे, और उनका प्रकाशन 13,000 पृष्ठों में फैले अनेक ग्रंथ खंडों में किया गया. मतलब कि कुल 13,000 पेजेस में उसको लिखा गया, उसका मतलब बनाया गया. द प्रोजेक्ट टुक 47 years टू कंप्लीट. और इस परियोजना को पूरा करने में 47 साल लग गए. Two things became apparent. There were several common elements in Sanskrit versions of the story evident in manuscripts found all over the subcontinent from Kashmir and Nepal in the north to Kerala and Tamil Nadu in the south. इस पूरी प्रक्रिया में दो बातें विशेष रूप से उभर कर आईं. पहली, संस्कृत के कई पाठों के अनेक अंशों में समानताएं थीं. यह इस बात से ही स्पष्ट होता है कि समूचे उपमहाद्वीप में उत्तर में कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण में केरल और तमिलनाडु तक सभी पांडुलिपियों में यह समानताएं देखने में आईं. These variations were documented in footnotes and appendices to the main text. Taken together, more than half the 13,000 pages are devoted to these variations. दूसरी बात जो स्पष्ट हुई वह यह थी कि कुछ शताब्दियों के दौरान हुए महाभारत के प्रेषण में अनेक क्षेत्रीय प्रभेद भी उभरकर सामने आए. इन प्रभेदों का संकलन मुख्य पाठ की पाद टिप्पणियों और परिशिष्टों के रूप में किया गया. 13,000 यानी 13,000 पृष्ठों में से आधे से भी अधिक इन प्रभेदों का ब्यौरा देते हैं. In a sense, these variations are reflective of then complex processes that shaped early and later social histories through dialogues between dominant traditions and resilient local ideas and practices. एक तरह से देखा जाए तो ये प्रभेद उन गूढ़ प्रक्रियाओं के द्योतक हैं जिन्होंने प्रभावशाली परंपराओं और लचीले स्थानीय विचार और आचरण के बीच संवाद कायम करके सामाजिक इतिहासों को रूप दिया. These dialogues are categorized by moments of conflict as well as consensus. यह संवाद, द्वंद्व और मतैक्य दोनों को ही चित्रित करते हैं. Our understanding of these processes is derived primarily from text written in Sanskrit by and for Brahmins. इन सभी प्रक्रियाओं के बारे में हमारी समझ मुख्यतः उन ग्रंथों पर आधारित है जो संस्कृत में ब्राह्मणों द्वारा उन्हीं के लिए लिखे गए. When issues of social history were explored for the first time by historians in the 19th and 20th century, they tended to take these texts at face value, believing that everything that was laid down in these texts was actually practiced. 19वीं और 20वीं शताब्दी में इतिहासकारों ने पहली बार सामाजिक इतिहास के मुद्दों का अनुशीलन करते समय इन ग्रंथों को सतही तौर पर समझा. उनका विश्वास था कि इन ग्रंथों में जो कुछ भी लिखा गया है वास्तव में उसी तरह से उसे व्यवहार में लाया जाता होगा. Subsequently, scholars began studying other traditions from works in Pali, Prakrit and Tamil. कालांतर में विद्वानों ने पाली, प्रकृत और तमिल ग्रंथों के माध्यम से अन्य परंपराओं का अध्ययन किया. These studies indicated that the ideas contained in normative Sanskrit texts were on the whole recognized as authoritative. They were also questioned and occasionally even rejected. इन अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ कि आदर्शमूलक संस्कृत ग्रंथ आमतौर से आधिकारिक माने जाते थे, किंतु इन आदर्शों को प्रश्नवाचक दृष्टि से भी देखा जाता था और यदाकदा इनकी अवहेलना भी की जाती थी. It is important to keep this in mind as we examine how historians reconstruct social histories. और जब हम इतिहासकारों द्वारा सामाजिक इतिहासों के पुनर्निर्माण की व्याख्या करते हैं तब हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा. सो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक जो कि था द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत. ये कंप्लीट हो गया. उम्मीद है आप लोग को ये समझ आया होगा. अगला टॉपिक आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि पार्ट 2 में. सो उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा, और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.